Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Rohit Midda and students, in this lecture we will discuss the current affairs of August 2020 first week. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अगस्त 2020 के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स। तो इस पहले हफ्ते के क्लास में हम बेसिकली किन किन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो आज की क्लास में हमारे टॉपिक्स रहेंगे करंट अफेयर्स को लेके। फर्दर टॉपिक्स जो हमारे रहने वाले हैं वो है पर्सन इन न्यूज़, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स, उसके बाद ऑबिचुरीज, इम्पॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस। तो दीज आर सम कॉमन टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास। एंड बेसिकली ये जो टॉपिक्स मैंने बताए, इन टॉपिक्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? द कैटेगरी इज मिसलेनियस जीके। तो बेसिकली आप किसी भी एग्जाम में प्रिपेयर कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो बेसिकली ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये किस कैटेगरी में रखे जाते हैं? ये कैटेगरी होती है मिसलेनियस जीके। तो मिसलेनियस जीके ऑफ अगस्त 2020 फर्स्ट वीक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारी क्लास की तरफ, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। चलिए सबसे पहले डेज और वीक्स की बात करते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक अगस्त 2020 के पहले हफ्ते में, यानी कि 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक ऑर्गेनाइज किया गया वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। इसको डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। पूरी दुनिया भर में ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ाने के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस को रेज करने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, बिकॉज द मिल्क, द ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मदर एज वेल एज चाइल्ड। बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चे की बेसिकली अगर मैं बात करना चाहूँ, बच्चे के अंदर न्यूट्रिशंस को इंप्रूव करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। कब से कब तक? दैट इज 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया। 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया पूरी दुनिया में। एंड इस बार इसका थीम क्या रहा? इस बार इसका थीम था सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट। सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट। तो थीम आपको ध्यान में होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड संस्कृत डे। वर्ल्ड संस्कृत डे 2020 में ऑर्गेनाइज किया गया 3 अगस्त 2020 को। जनरली ये हर बार 3 अगस्त को नहीं होता है। ये कब होता है? ये शरद पूर्णिमा के दिन, अशद पूर्णिमा के दिन बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। ठीक है, वीकेंड डे, वी कैन से इन हिंदू कैलेंडर, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर रक्षाबंधन के दिन। ठीक है, इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो 3 अगस्त 2020 को इस बार थी ये पूर्णिमा, और या इस साल ऑर्गेनाइज किया गया वर्ल्ड संस्कृत डे। कब? 3 अगस्त 2020 को। अदरवाइज ये हर साल संस्कृत डे जो होता है 3 अगस्त को नहीं होता, ये शरद पूर्णिमा के दिन होता है। संस्कृत भाषा को दुनिया भर में अवेयर करने के लिए ये डे ऑर्गेनाइज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिरोशिमा डे, अब बात करेंगे हिरोशिमा डे की। अब हिरोशिमा डे यहाँ पे क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है? दैट इज 6 अगस्त 1945। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करना चाहूँ, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन यूएस ने न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका था जापान के एक शहर हिरोशिमा के ऊपर। वो कौन सा शहर था? हिरोशिमा एक सिटी है जापान की, बहुत ही मेजर सिटी। और एक न्यूक्लियर बॉम्ब यूएस ने भेजा, यूएस ने फेंका किसके ऊपर? जापान की सिटी के ऊपर, जिससे इस शहर के बेसिकली बहुत तबाह हो गया है शहर। और जो एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स ने बताया कि सालों तक, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक ये शायद डेवलप ही नहीं हो पाएगा। बट उनकी बात यहाँ पे गलत होगी। आज जापान, हिरोशिमा एक बहुत ही डेवलप्ड सिटी है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, वो जो बॉम्ब यूएस ने फेंका था हिरोशिमा के ऊपर, उसका नाम क्या था? द नेम ऑफ द बॉम्ब, द नेम ऑफ द बॉम्ब इज लिटिल बॉय। लिटिल बॉय, द बॉम्ब यूज्ड बाय यूएस ऑन द हिरोशिमा, दैट इज लिटिल बॉय। उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। तो हिरोशिमा डे एंड नागासाकी डे वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीक क्लास, दैट इज ऑन 9 अगस्त, क्योंकि वो 9 अगस्त को होता है। क्लियर? तो 2 बॉम्ब फेंके थे यूएस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हैंडलूम डे, नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त। अब नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे होता है हर साल भारत में, 7 अगस्त को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। क्लियर? तो ये 7 अगस्त को ही क्यों होता है? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को आई थी भारत में स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के स्टार्टिंग के कारण, बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पे लेके आए थे हम। तो उसी स्वदेशी मूवमेंट के कारण यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है 7 अगस्त को, नेशनल हैंडलूम डे, स्वदेशी मूवमेंट।
ये स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हम क्यों लेके आए थे, क्या कारण था 7 अगस्त 1905 को हम स्वदेशी मूवमेंट लेके आए थे? तो स्वदेशी मूवमेंट को लेके आने का कारण था पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, 1905 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था। उसी पार्टीशन के कारण यहाँ पे हमने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करी, हमने ब्रिटिशर्स का बॉयकॉट करना शुरू किया, उनके प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना शुरू किया। तो जो भी बेसिकली जैसे आज का हमारा टाइम है, ठीक है, अभी मैं बात करना चाहूँ करंट सिचुएशन, तो मोदी सरकार क्या कहती है, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, स्वदेशी अपनाओ। तो आज भी हम उसी स्वदेशी मूवमेंट के एजेंडे पे ऊपर फिर से दोबारा आ चुके हैं, जिस पे हम 100 साल 120 115 साल पहले थे। आज हम फिर से अपने उसी पॉइंट पे आ चुके हैं। तो क्लियर? तो नेशनल हैंडलूम डे कब होता है? 7 अगस्त को होता है। और हैंडलूम दैट इज अ पार्ट ऑफ टेक्सटाइल, और हमारी टेक्सटाइल को लेके जो हमारे मिनिस्टर है दैट इज स्मृति ईरानी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बुक्स की, अब बात करेंगे किताबों की। अब बुक्स की यहाँ पे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में बुक्स को लेके भी क्वेश्चन आता है, वेदर यू आर गोइंग फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम में बुक्स को लेके क्वेश्चन आता है, बुक्स एंड ऑथर्स को लेके। बट कुछ बुक्स होती है जो हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एक किताब आती है अमेजिंग अयोध्या। ये अमेजिंग अयोध्या किताब यहाँ पर राम मंदिर के निर्माण के कारण यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। एंड किसने इस किताब को लिखा? इस लेखक का नाम है नीना राय। नीना राय जी ने यह किताब लिखी है अमेजिंग अयोध्या। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि राम मंदिर अभी 5 अगस्त को इनॉग्रेट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट, बिहार असेंबली के स्पीकर हैं विजय कुमार चौधरी जी। तो इन्होंने एक किताब लिखी है सियासत में सदस्यता। तो इस किताब के लेखक है विजय कुमार चौधरी जी। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने खुद इस किताब को लॉन्च किया। तो दैट्स व्हाई द बुक बिकेम्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विशेष कोड टू विन। ये किताब का नाम है विशेष कोड टू विन। अब ये विशेष कौन है? ये विशेष है इंडिया के यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन, बेसिकली भारतीय बास्केटबॉल टीम के कप्तान है विशेष भृगुवंशी। तो ये उनकी बायोग्राफी है, जिसको लिखा है निरुपमा यादव जी ने। तो ये किताब अभी लॉन्च हुई नहीं है, ये किताब लॉन्च होगी अगस्त मंथ के एंड पे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट फिर से एक किताब है हमारे पास, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ट ऑपरेशंस। तो रॉ के ऊपर किताब लिखी गई है। इस किताब को लिखा है यातिश यादव जी ने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं अवार्ड की। सबसे पहले आता है हमारे पास फिकी क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंडिया का इंडस्ट्री ग्रुप है। तो फिकी का CSR अवार्ड फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। देखिए CSR के लिए फिकी हर साल एक अवार्ड देता है। तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए इस बार ये अवार्ड किसको मिला? दैट इज दालमिया भारत ग्रुप एक सीमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी है, साउथ की कंपनी है दालमिया भारत ग्रुप। दालमिया भारत ग्रुप के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से CSR को लेके बहुत सारे काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ कर रही है। इसने बहुत एफर्ट किए हैं, पिछले 1 साल से बहुत कुछ कर रही है। जी हाँ, इस दालमिया भारत ग्रुप के बारे में मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहूँगा। देखिए ये जो दालमिया भारत ग्रुप है, रेड फोर्ट के बारे में आपको पता होगा, दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट, दिल्ली का लाल किला, क्लियर, दिल्ली का लाल किला। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है दैट इज अडॉप्ट हेरिटेज, हमारी धरोहर हमारी पहचान। ठीक है, अडॉप्ट हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। इस स्कीम के तहत दालमिया भारत ग्रुप ने रेड फोर्ट को अडॉप्ट किया हुआ है। मतलब दालमिया भारत ग्रुप ने रेड फोर्ट को लीज पे लिया हुआ है, अडॉप्ट किया हुआ है, और ये दालमिया भारत ग्रुप रेड फोर्ट को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, रेड फोर्ट बहुत पोल्यूटेड हो रहा था, तो कोई भी सरकार उसके ऊपर पैसा खर्च नहीं कर रही थी। तो बेसिकली दालमिया भारत ग्रुप ने रेड फोर्ट को अडॉप्ट किया हुआ है और ये इसको मेंटेन कर रही है। इसने 5 साल के लिए अडॉप्ट किया हुआ है और ये सरकार को पैसा भी दे रही है। कितना? 5 करोड़ पर ईयर, 5 करोड़ पर ईयर, यानी कि 25 करोड़ के लिए इसने यहाँ पे 25 करोड़ के ऊपर इसने रेड फोर्ट को अडॉप्ट किया हुआ है। अगेन अ पार्ट ऑफ हिज CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत दालमिया भारत ग्रुप ने रेड फोर्ट को अडॉप्ट किया हुआ है 5 सालों के लिए।
ठीक है, 5 सालों के लिए। रेड फोर्ट जिसको शाहजहां ने बनवाया था, दिल्ली में है रेड फोर्ट, सबको पता होगा, ठीक है, जिसका पुराना नाम था ब्लेस्ड फोर्ट, ब्लेस्ड फोर्ट बोलते थे इसको, ठीक है। तो दालमिया भारत ग्रुप, दालमिया भारत ग्रुप ने एक और फोर्ट को भी अडॉप्ट किया हुआ है जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसने एक और फोर्ट अडॉप्ट किया हुआ है, गांडीकोटा फोर्ट, ठीक है, ये भी इसने अडॉप्ट किया हुआ है। तो सीएसआर के चलते हुए और काम, यहां पे देखिए सरकार को पैसा भी दे रहा है, ठीक है, 25 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ हर साल, और रेड फोर्ट की मेंटेनेंस भी कर रहा है। तो काफी सारे और भी इसने एनवायरमेंट फंड चलाए हुए हैं, एनवायरमेंट को लेके सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे लेवल पर निभा रहा है दालमिया भारत ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020, तो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स एक रिपोर्ट आती है हर वर्ष, हर साल एक रिपोर्ट आती है, फ्यूचर ब्रांड कंपनी की तरफ से एक रिपोर्ट आता है फ्यूचर ब्रांड का इंडेक्स 2020 का। ये इंडेक्स किस चीज की बात करता है? दुनिया की टॉप कंपनीज की बात करता है, दुनिया की टॉप कंपनीज की बात करता है, ठीक है, जिनका फ्यूचर आगे बहुत अच्छा है, मतलब फ्यूचर ब्रांड। तो ये क्या कहता है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020? तो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 के टॉप पे पहली कंपनी रही एप्पल। एप्पल बेसिकली वैसे भी मार्केट कैपिटलाइजेशन की टर्म्स में आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी ही है एप्पल। सेकंड नंबर पे आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मार्केट कैपिटलाइजेशन की टर्म्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करो, अगर प्रेजेंटली बात करूं तो वो 46 नंबर पे है, 46वें स्थान पे। बट एज पर द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स रिपोर्ट, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये दूसरे स्थान पे इसको रखा इसने कि ये आने वाले टाइम पे ये बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो और करने वाला है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है सैमसंग, साउथ कोरियन कंपनी। उसके बाद चौथे स्थान पे है एनवीडिया, दैट इज अ ग्राफिक कार्ड कंपनी, ग्राफिक इन्वर्टर्स कंपनी है ये। एंड 5वें नंबर पे आता है नाइकी ब्रांड। तो ये है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 के 5 टॉप ब्रांड्स, 5 टॉप कंपनीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट WTF स्पोर्ट्स। देखिए WTF क्या है? विन ट्रेड फैंटेसी, विन ट्रेड फैंटेसी। तो ये WTF विन ट्रेड फैंटेसी एक स्पोर्ट्स ग्रुप है। तो इसने सुरेश रैना, भारत के बल्लेबाज सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, द वुमेन क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया। किसने बनाया? WTF स्पोर्ट्स ने। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ICC दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 2021 का T20 वर्ल्ड कप भारत होस्ट करने वाला है। देखिए पहले क्या था, 2020 का जो वर्ल्ड कप था, 2020 में जो वर्ल्ड कप होने वाला था, इसको कोविड के चलते हुए कैंसिल किया गया। कोविड के चलते हुए कैंसिल नहीं किया गया, इसको पोस्टपोन किया गया। तो 2020 में होने वाला ICC का T20 वर्ल्ड कप होगा अब 2022 में। इसको पोस्टपोन कर दिया गया 2022 में। ये कहां होगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 2022 में इसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उससे पहले 2021 में भारत के अंदर होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मैन T20 वर्ल्ड कप, मैन T20 वर्ल्ड कप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा वुमेन ICC का वुमेन वर्ल्ड कप 2021 में होने वाला था, उसको अभी पोस्टपोन करने के चांसेस हैं। अभी अनाउंस नहीं किया गया कब होने वाला है, बट उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ल्यूइस हैमिल्टन ने जीता ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020। देखिए ये ग्रैंड प्रिक्स क्या होते हैं? द फॉर्मूला 1 कार रेसिंग इवेंट्स, द फॉर्मूला 1 कार रेसिंग इवेंट्स, दैट्स वी कैन कॉल्ड ग्रैंड प्रिक्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, 20-21 होते हैं, हर साल 20-21 ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इस बार कोविड की वजह से कुछ नहीं हो पाए, तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का जीता ल्यूइस हैमिल्टन ने। ल्यूइस हैमिल्टन इससे पहले भी 2-3 जीत चुके हैं। वी कैन कॉल्ड द हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स, स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स, फॉर्मूला 1 हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 भी ल्यूइस हैमिल्टन ने जीता, और फॉर्मूला 1 स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 भी ल्यूइस हैमिल्टन ने ही जीता। हर साल काफ़ी सारे रेसेस ये जीतते हैं, तो इस बार भी अभी ये काफ़ी अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, मतलब गाड़ी चला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वुमेन टीम ने वर्ल्ड टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से अपना विड्रॉल ले लिया है, इन्होंने क्विट कर दिया है। देखिए वर्ल्ड टीम स्क्वैश चैंपियनशिप ये कोलालंपुर में होने वाली थी इस साल दिसंबर में। कोलालंपुर का है मलेशिया के अंदर। तो स्क्वैश टीम ने अपना विड्रॉल ले लिया, ये कहते हुए कि अभी भारत की प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, अभी जो हमारी टीम है वो तैयार नहीं है, तो वी आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड येट, तो वी आर गोइंग टू विड्रॉ। हम यहाँ से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, हम क्विट कर रहे हैं, हम मैच में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। तो कहाँ होने वाला है? कोलालंपुर मलेशिया में। वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ होने वाली है, ये आपको ये भी पता होना चाहिए, कोलालंपुर में।
तो किस देश ने, क्वेश्चन कैसे आएगा, किस देश ने यहाँ पे, ठीक है, विड्रॉल लिया, किस देश की महिला टीम ने विड्रॉल लिया है, और वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप कहाँ होने वाली, दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के एक ऑलराउंडर बल्लेबाज, बेसिकली डोमेस्टिक प्लेयर हैं, ठीक है, रणजी ट्रॉफी जैसी गेम्स में खेलते हैं ये, ठीक है, नेशनल गेम्स में खेलते हैं। तो रजत भाटिया जी ने अपना रिटायरमेंट ले लिया है सभी तरह के क्रिकेट से। रजत भाटिया अब नहीं खेलेंगे, रजत भाटिया जी अब नहीं खेलेंगे। उसके बाद आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं हामिद बकायको। देखिए ये जो हामिद बकायको है, ये आइवरी कोस्ट जो कि वेस्ट अफ्रीका का एक देश है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, तो ये इसके डिफेंस मिनिस्टर थे, ये यहाँ के रक्षा मंत्री हैं। तो रक्षा मंत्री को यहाँ पे प्रधानमंत्री बना दिया गया। हालांकि ये प्रधानमंत्री के पद पे बैठने के साथ साथ रक्षा मंत्रालय भी संभालने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि रक्षा मंत्री का पद इन्होंने त्याग दिया है, रक्षा मंत्रालय भी इन्हीं के पास रहेगा, बट प्रधानमंत्री भी यही है, प्रधानमंत्री भी यही रहने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसकी, आइवरी कोस्ट की। आइवरी कोस्ट वेस्ट अफ्रीका का देश है आइवरी कोस्ट। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ इसकी कैपिटल की, तो इसकी जो कैपिटल है डेट इज, ये हम ऐसे करो, ठीक है, डेट इज द कैपिटल। एंड करेंसी चलती है फ्रैंक, करेंसी चलती है फ्रैंक, क्लियर, करेंसी चलती है फ्रैंक। कोई डाउट? तो कोई भी अगर आपको डाउट है क्लास के बिटवीन में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यमएस करो एंड फ्रैंक, यमएस करो इज अ कैपिटल, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, तो यमएस करो इज अ कैपिटल। एंड आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हामिद बकायको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद इरफान नए राष्ट्रपति बने हैं किसके, गुयाना के। अगेन अफ्रीकन कंट्री, गुयाना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, मोहम्मद इरफान अली। इसी के साथ साथ गुयाना के नए प्रधानमंत्री भी बने, इनका नाम है मार्क फिलिप्स। प्रेसिडेंट एंड पीएम दोनों इलेक्ट हुए हैं। एंड अगर मैं गुयाना की बात करूं तो गुयाना का जो कैपिटल है दैट इज जॉर्ज टाउन। एंड करेंसी यहां पे चलती है डॉलर, जॉर्जियन डॉलर, ठीक है, यहां पे करेंसी चलती है जॉर्जियन डॉलर, तो जॉर्ज टाउन एंड जॉर्जियन डॉलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो कंट्रीज न्यूज में रहती है ना, उन्हीं को लेकर पेपर में करेंसी एंड कैपिटल का क्वेश्चन आता है। आपने देखा होगा पेपर में, अगर आपने पहले कभी एग्जाम दिए हैं तो एग्जाम में करेंसी और कैपिटल को लेकर भी क्वेश्चंस आते हैं। बट कौन से देश की कैपिटल और करेंसी हम पढ़े, दुनिया भर में तो 200 से ज्यादा देश है, सबका किस किस की याद करेंगे, ठीक है। तो जो कंट्री न्यूज में रहती है एग्जाम में, उसी को लेकर ही क्वेश्चन आता है, इस चीज को ध्यान में रखना। एचडीएफसी बैंक, आगे बढ़ते हैं। एचडीएफसी बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशिधर जगदीशन काफी वर्षों से एचडीएफसी बैंक में ही काम कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के जो प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ हैं आदित्य पुरी जी, वो रिटायर होने वाले हैं, उनका टर्म खत्म होने वाला है, तो उनकी जगह पर नए यहाँ पर एमडी एंड सीईओ ऑलरेडी पहले ही नियुक्त कर दिया गया इनको, ठीक है। जैसे ही उनका टर्म खत्म होगा ये कुर्सी पे बैठ जाएंगे। एचडीएफसी बैंक इज अ सब्सिडरी ऑफ एचडीएफसी लिमिटेड, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पूरा फुल फॉर्म है इसका एचडीएफसी का। 1994 में बना था एचडीएफसी बैंक, 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट एचपी, ह्यूलेट पैकेड बेसिकली एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जिसको फुल फॉर्म बोलते हैं हम ह्यूलेट पैकेड। तो ह्यूलेट पैकेड ने अपने इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए हैं, अपनी कंपनी के इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए हैं केतन पटेल, नाम ध्यान में होना चाहिए, केतन पटेल। नेक्स्ट ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, एक शिपिंग कंपनी है जिसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 24th गवर्नर, अभी आरबीआई के 25वें गवर्नर काम कर रहे हैं, तो इससे पहले 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल जी, द फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई उर्जित पटेल। इसको अपना एडिशनल या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त कर लिया है, एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हरदयाल प्रसाद बने हैं पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। देखिए, पीएनबी बैंक इज अ डिफरेंट सब्सिडरी एंड पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस इज अ डिफरेंट सब्सिडरी। तो पीएनबी का जो हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी है उसके नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं हरदयाल प्रसाद पहले एसबीआई कार्ड्स, एसबीआई की अलग से कार्ड सब्सिडरी है एसबीआई कार्ड्स, उसके बेसिकली जो एसबीआई के क्रेडिट कार्ड्स इशू करती है ये उसके फॉर्मर हेड रह चुके हैं हरदयाल प्रसाद। चलिए नेक्स्ट, प्रदीप कुमार जोशी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी कब बना था 1926 में, 1926 में बना था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए प्रदीप कुमार जोशी, वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए जो चेयरमैन ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं अजय त्यागी जी, इनको मिल गया है 18 महीने का एक्सटेंशन। अब ये काम करेंगे फरवरी 2022 तक अजय त्यागी ही रहने वाले हैं सेबी के चेयरमैन। सेबी भारत में कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। सेबी की अगर मैं बात करूं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी बना था 1992 में अंडर द सेबी एक्ट 1991। सेबी बना था 1992 में। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर, मुंबई। चले, अजय त्यागी रीअपॉइंटेड। नेक्स्ट, गिरीश मुर्मू, पूरा नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू जी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए थे, बट इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से अपना इस्तीफा दे दिया और इनको भारत सरकार ने, यानी कि भारत के राष्ट्रपति ने नियुक्त कर दिया कैग, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग की अगर मैं बात करूं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली जो भी ऑडिट एंड अकाउंटिंग के काम होते हैं वो यही करते हैं एंड दैट वर्क्स अंडर द आर्टिकल 148 टू 151, ये काम करते हैं भारत के अंदर। 148 आर्टिकल के अंदर इनको अपॉइंट किया जाता है और बाकी इसकी फंक्शनिंग होती है। तो भारत के नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, क्योंकि जो ऑलरेडी कैग थे, द फॉर्मर कैग जो रिटायर हुए हैं, उनका नाम था राजीव महर्षि। नेक्स्ट, मनोज सिन्हा। अब गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने अपना रेजिग्नेशन दिया, कहां से? एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं मनोज सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर मिनिस्टर, रेल मंत्री रह चुके हैं, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज रह चुके हैं मनोज सिन्हा जी। इनको अपॉइंट कर दिया गया, इनको यहां पे अपॉइंट कर दिया गया। अब बात करते हैं कुछ ऑबिचुरीज की। ऑबिचुरीज का मतलब वो लोग जो दुनिया में नहीं रहे, ठीक है, वो लोग जो दुनिया में नहीं रहे, जो हमें अलविदा कह गए। सबसे पहले आते हैं अमर सिंह जी। तो अमर सिंह, आई थिंक सबको पता होगा, सिंगापुर में इनका देहांत हुआ है, इनका इलाज चल रहा था वहां पे। राज्यसभा के फॉर्मर एमपी एंड समाजवादी पार्टी के लीडर, ठीक है, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से राज्यसभा के एमपी अमर सिंह जी अब नहीं रहे। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के फॉर्मर गवर्नर राम प्रधान जी अब नहीं रहे। राम प्रधान, इट इज फॉर्मर गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये किस राज्य के फॉर्मर गवर्नर थे, ये पूछा जा सकता है। राम प्रधान जी अब नहीं रहे। उसके बाद द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर इब्राहिम अलकाजी साहब अब नहीं रहे। इब्राहिम अलकाजी, ये कौन थे? द फादर ऑफ मॉडर्न, द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर। उसके बाद नोबेल पीस प्राइज विनर जॉन ह्यूमे। तो ये किस देश से थे? इनको 1998 के आसपास इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। आयरलैंड देश के रहने वाले थे जॉन ह्यूमे। विलियम इंग्लिश, द को इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर माउस। देखिए, ये कंप्यूटर माउस जो हम यूज करते हैं, क्लियर, आप देख सकते हो, ये जो कंप्यूटर माउस है, तो इस कंप्यूटर माउस को पहली बार इन्वेंट बेसिकली को इन्वेंट दो लोगों ने मिलकर बनाया था। द वन ऑफ को इन्वेंटर इज विलियम इंग्लिश। तो ये अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। आंध्र प्रदेश के फॉर्मर मिनिस्टर पी मणिक्याला राव जी अब नहीं रहे। उसके बाद बात करते हैं द टीवी एक्टर समीर शर्मा जी। इन्होंने अपना सुसाइड कर लिया। बहुत ही दुखद घटना थी ये, कि आजकल ये सुसाइड वाला केस बहुत चल रहा है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो भी परेशानी हो उसको हल किया जा सकता है, सुसाइड किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। चलिए, महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शिवाजीराव पाटिल साहब अब नहीं रहे। उसके बाद उत्तर प्रदेश की फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर
कमला रानी जी, उत्तर प्रदेश की, सॉरी फॉर्मर नहीं, प्रेजेंटली काम कर रही थी ये, कमल रानी वरुण जी, इनको कोविड-19 के चलते हुए इनका देहांत हो गया, इनको कोरोना वायरस हो गया था। चलिए, कमल रानी वरुण। उसके बाद सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के लीडर और वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर, द फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्यामल चक्रवर्ती साहब अब नहीं रहे, ठीक है, इनको भी कोविड-19 की वजह से इनका भी देहांत हो गया। मुकुंद लथ, द कल्चरल हिस्टोरियन एंड एक्सपोनेंट ऑफ मेवाती घराना, मेवाती घराना के एक बहुत ही कल्चरल हिस्टोरियन रह चुके हैं, बहुत ही फेमस मुकुंद लथ जी, तो ये अब नहीं रहे। तो ऑब्विचुअलीज को लेके जो क्वेश्चन आते हैं, फेमस पर्सन को भी मैंने चूज किया, तो फेमस पर्सनालिटीज को लेके ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। इनका बेसिकली फील्ड पूछ ली जाती है कि इस फील्ड से संबंधित थे, ये कहाँ से थे, ठीक है, क्योंकि इनमें से काफ़ी सारों को पद्म विभूषण, भूषण या पद्मश्री मिला होता है, तो काफ़ी फेमस पर्सन ही रहे। तो ये था आज का हमारा मिसलेनियस जीके का क्लास, दैट इज़ द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2020 के मिसलेनियस जीके करंट अफेयर्स। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।